अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े अरसे बाद शाहिद हुसैन को आप मेरे साथ देख रहे हैं कराची से। वो इशू ये है कि मैंने कराची सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो जो पिछले दिनों डेवलपमेंट थी और अब क्या हो रहा है उस बारे में बात कर रही थी। खबरें मेरे पास भी है, लेकिन पूछेंगे इनके पास क्या खबरें हैं। जस्टिस काजी फायजी साहब, चूंकि शाहिद हुसैन एक मजे हुए साफी हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनका नुक्ता नजर क्या है इस हवाले से। और तीसरा, कराची में भी शहबाज शरीफ साहब नाराज लोगों को मनाने आए हुए हैं, वो बेवकूफ बनाने के लिए। उस पर क्या खबर है। जैसे सब बगैर कोई वक्त जाया किए, शायद उसने सबसे पहला जो मैंने मोहम्मद अली जस्टिस जो है अहमद अली शेख साहब, सॉरी अहमद अली शेख साहब के हवाले से बात करूंगा। आईनी और कानूनी तौर पर जो कि ये कंफ्यूजन है एडहॉक जज के तौर पर, एक जज के तौर पर, और जो कि 182 को अगर सामने रखें तो चीफ जस्टिस मुतलका की कंसेंट जो कि चीफ जस्टिस ये खुद है। तो ये एक ऐसे हालात और वाकयात सामने आ चुके हैं कि जिससे कंफ्यूजन है। वैसे ही मैं तो बड़े अरसे से कहता आया हूँ कि जस्टिस अहमद अली शेख को भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहना चाहिए, कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को संभाला हुआ है और करप्ट माफिया और ये सब लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है कि उन्होंने इतने आसान खुली छुट्टी नहीं दी है। बाकी हाई कोर्टों में आपके सामने है कि इंसाफ मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है। दूसरी बात जो मेरे पास खबर ये है कि जस्टिस गुलजार साहब गालिबन फरवरी में 2022 में रिटायर होना है, तो उस वक्त जस्टिस अहमद अली शेख साहब को लेके जाया करेगा। अभी पहले जस्टिस आयशा मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने लेके जाना है जस्टिस मुशीर आलम की सीट खाली होने के बाद। और जस्टिस अहमद अली शेख की जो ये कहा जा रहा था, जो एक कंफ्यूजन थी, जब मेरा भी एक ओपिनियन था कि डॉग जज के तौर पर इनकार कर जाए तो वो उनको इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई बात हो। अल्टीमेटली जो है ये सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमानेंट जज के तौर पर ले जाया जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखें, ये अहमद अली शेख साहब का जो मामला है सर, इसमें तीन पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है, एक हकायक है, और दूसरा एक इखलाकी पहलू है। अब अगर कानूनी पहलू की बात करें तो ये अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से निकाला गया था, वो इन्होंने खुद तस्लीम नहीं किया, लेकिन नोटिफिकेशन अब वापस भी नहीं लिया गया और ग्राउंड पर वो अपनी पोजीशन रखता है, वो मौजूद है। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन के बाद एक प्रेस रिलीज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुई थी, शायद तारीख में पहली बार जारी हुई हो, उसमें लिखा था कि फलां डेट को अहमद अली शेख साहब इडहाक जज के तौर पर आके हल्फ लेंगे। अच्छा, आप चूंकि मुझसे ज्यादा टाइम अदालतों में गुजार चुके हैं, तो इडहाक जज का हल्फ नहीं होता। प्रेस रिलीज किसी ने गलती की वजह से या किसी ने जल्दबाजी की वजह से उसमें जो कंपोज कर दी गई, टाइप कर दी गई, उसमें हलफ का जो जुमला लिख के वो समझ लें कि फंसा दिया गया, मामले को बीच में लटका दिया गया। बुनियादी तौर पर जो नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन ही काफी था कि ये सिंध हाई कोर्ट से इनकी पोजीशन खत्म हो जाती और हाई कोर्ट में ढाक के जज या सुप्रीम कोर्ट में ढाक के जज के तौर पर वो तैनात हो जाते। अगर नहीं जाते तो सीधे फिर घर जाते। अच्छा, अब वो हलफ वाली बात लिखने के बाद वो मामला फंसा दिया गया। उसके बाद यहाँ रोकना है शायद। देखिए, जज चाहे कोई भी हो, एडहॉक हो, एक्टिंग हो, हलफ तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ता है कि आप एक नई पोजीशन में आ गए। यानी आप सिंध हाई कोर्ट के जज थे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में आप फराइज अंजाम देंगे तो बाहसियत जज सुप्रीम कोर्ट देंगे, इसलिए हलफ लेना जरूरी है। हम आगे चले, आप छोड़ें इस बात को, आगे चले। सर, वो एडिशनल जज के लिए होता है, एडिशनल जज के लिए। लेकिन मेरी इत्तला मैंने कोशिश की कि मालूमात जमा कर सकूं, आप भी देखिएगा, लेकिन इडहाक जज का जो वो हलफ लेना जरूरी नहीं था, क्योंकि ये पहले चीफ जस्टिस यहाँ से हट तो नहीं रहते, यहाँ से इडहाक के तौर पर जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर इखलाकी पहलू ये है कि ये जो अहमद अली शेख हैं, वो सूबाई हुकूमत से उनकी बनती नहीं है, बनी ही नहीं आज तक। और वो सूबाई हुकूमत इनसे काफी नाराज भी है, क्योंकि आपको पता है कि नैब के बेशुमार केसेस से, जो नैब ने के करप्शन के केसेस से, वो सिंध हुकूमत जो इनसे एक्सपेक्ट करती थी कि ये किसी ना किसी सूरत इनको रिलीफ देंगे, उन्होंने रिलीफ जो शायद बनता भी हो तो वो भी नहीं दिया उन्होंने। और ठीक ठाक वुजरा भी जेलों में गए, रेफरेंसेस भी बने, अदालतों के चक्कर भी काटे, और हत्ता के चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट रूम के अंदर से भी कुछ वुजरा को गिरफ्तार भी किया गया। आपको याद होगा, शाम 6-7 बजे तक वो पनाह लेके बैठे रहे, शर्जील मेमन यहां से गिरफ्तार करके उनको लेके गए थे। अच्छा, सूबाई हुकूमत इस मामले में नाराज है। अब आता है हमारा तीसरा पहलू। तीसरा पहलू ये होता है कि यहाँ गेम शुरू हो जाती है सिंध कार्ड की या सूबे के कार्ड की, कि सिंध कार्ड सूबा वफाक जो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, सिंध के और भी लोगों के साथ ज्यादती होती है। उसके बाद फिर ये चीफ जस्टिस साहब को ले जाके हमारे साथ सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि वो बुनियादी तौर पर तो नाराज है चीफ जस्टिस से, वो चाहते हैं हमारी जान छूट जाए किसी तरीके
थे वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सिंध से हमारी जान छूट जाए। अंदरूनी तौर पर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब अगर उनको एडहॉक जज के तौर पर ले जाया जाता है तो ये सिंध कार्ड खेला जाएगा, सूबाई हुकूमत जो बीच में आएगी, जिस तरह बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो ये काफी तनाव बढ़ेगा और ये हमदर्दियां लेने की कोशिश करेंगे। उसका फायदा अहमद अली शेख साहब को कम, सिंध हुकूमत फायदा ज्यादा उठाएगी। तो ये तीसरा पहलू था। एक और मामला ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब, आपको पता है उर्दू स्पीकिंग है, सिंध से ताल्लुक है, जो कि पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं में से एक है, उनके बेटे हैं और बड़े मंजे एक इखलाकी तौर पर भी बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने इस मामले में रोल प्ले करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात भी कराची में उनसे हुई थी। तो वो कहते हैं कि ये सारे जो गेम बन रहा था, ये जो मामला माहौल खराब हो रहा था, इसको डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने जाती तौर पर मुदाखलत की और कोशिश की। वो इस सारे मामले में मिशन में कामयाब हुए। वो ये है कि जिस तरह सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेलती, उसका फायदा सिंध हुकूमत को होता, चीफ जस्टिस को नहीं होता। वो उन्होंने कोशिश की कि वो उसको डिफ्यूज कर दिया जाए। दूसरा इखलाकी पहलू ये था कि वैसे भी आपको पता है कि महरूम का जिक्र होता है बलूचिस्तान का, सिंध का जो सब्जेक्ट था, हालांकि वो अहलियत और नाअहलियत की बात थी, अहली और नाअहली वाली बात थी कि अगर वो मेरिट पे चूंकि वो बनते नहीं थे तो इसलिए नहीं लेके जाते जा रहे थे परमानेंट उनको सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो कार्ड खेला जाएगा या उसके बाद ये महरूमी वाली बात आएगी, उसको खत्म किया जाए। तो वो कहते हैं कि किसी तरीके से मैं कामयाब हो चुका हूं कि अब वो ना नोटिफिकेशन वापस हुआ और ना ही नोटिफिकेशन पर फर्दर कोई एक्शन होगा, तो मामला वो दब जाएगा। तो इसलिए जो आपकी खबर है वो खबर कुछ बेहतर है, या मतलब मैं कहता हूं कि आप जो भी पेशेंट गोई करते हैं वो हमेशा सही साबित होती है। तो फिर वही होगा कि गुलजार अहमद साहब का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे वो जाएंगे तो उसके बाद ही फिर ये एलिवेट परमानेंट जज के तौर पर होंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी शाह साहब, हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो बड़ा चुभता हुआ सवाल है। साफी है आप, ये जो साफी बनकर और करके कोशिश करके जस्टिस काजी फाइजा की अदालत में बड़े प्लानिंग के साथ, एक साजिश के साथ वहां पहुंचे और बैठ के अपनी मर्जी के जज के पास, 3 जजेस वहां पर मौजूद, 3 बेंचेस वहां मौजूद थे, सिर्फ एक बेंच के पास जाना, फिर दरखास्तें 14 अगस्त और 20 अगस्त सारा कुछ तो रिकॉर्ड पे आ गया है। ये क्या समझ रहे हैं? कोई ये सहाफी वाकई कोई आजादी सहाफत के लिए गए थे या कोई एजेंडा था? क्या कहते हैं बस बतौर सहाफी आप? सर मुल्क से ना बड़ी चीज कोई नहीं है, जान भी बड़ी चीज नहीं है। अगर आपकी मुल्क की साख के ऊपर कोई बात हो रही हो, बात आ रही हो, तो फिर हमारे जो साफी भाई हैं, जैसे एक आमिर मीर साहब हैं, आमिर मीर साहब की दरखास्त में जिस तरह का रोना रोया गया है, मैं चूंकि जाग टीवी में भी काम कर चुका हूं जिस वक्त वो डायरेक्टर न्यूज हुआ करते थे आमिर मीर साहब। तो उन्होंने उस वक्त जिस तरह सहाफियों को बेरोजगार किया, नौकरियों से निकाला, आपकी सोच होगी जो एक अरसे से उनसे पहले यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से लोगों को बेरोजगार किया और आज सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि वो चूंकि बेरोजगार हैं, यूट्यूब उनके पास सहारा है, इसके अलावा रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए कुछ है नहीं। अच्छा चले आप उसको मीडिया को भी छोड़ दें, आप यूट्यूब की बात कर लें। यूट्यूब की बात करते हैं तो जिस तरह इमरान शफकत ने, अगर उनकी जो लास्ट वीडियो थी जिस दिन वो गिरफ्तार हुए, उससे पहले एक जो वीडियो अगर आप भी देख लें तो आपका खून खोलेगा कि ये ना तो पाकिस्तानी है, ना सहाफी है और ना ही ये आदमी इंसान है। जिस तरह की गंदी जबान खातून अव्वल के खिलाफ उसने इस्तेमाल की, जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह रियासती कौमी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, तो वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो फिर सहाबी तो ना आप मानेंगे, ना मैं मानूंगा, ना ही कोई और कोई पाकिस्तानी मानेगा। अच्छा फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट। इमरान शफकत को थोड़ी सी माफी दे दें। असल जो बात है कि ये असद तूर और बाकी लोगों का जो इसके पीछे हामिद मीर भी थे सारे कहानी के पीछे, जो उन्होंने पैड के प्लान किया, जो व्हाट्सएप पे आपको बड़ी खबरें हैं, वो बताओ ना सर जो खबरें हैं। सर असल में सीन जो है ना, असल में बुनियादी तौर पर फ्रंट पे तो ये लोग थे, मतलब इमरान शफकत और ये आमिर मीर साहब। लेकिन पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो तो आपको अब्दुल फहीम कयूम सदीकी साहब का कर रहा था, उसके बाद असतूर का दिमाग काम कर रहा था, या तो आमिर मीर का दिमाग काम कर रहा था। अब जो सफे मातम बिछा है वो सफे मातम भी इनके घरों में बिछा हुआ है। असतूर के पीछे आप देख लें, उसकी हालत खराब हुई है। मतीला जान साहब की हालत देखिए, वो तो मशवरे दे रहे हैं कि फुल रेफरेंस बुलाया जाए जिसमें तयन किया जाए, और इस तरह कल से आप देख रहे हैं तो उनकी हालत खराब हुई है। बुनियादी तौर पर चीफ जैसे अगर इनको काजी फैजी साहब को अगर नोटिस लेना था, अगर उनको शौक था, अच्छी बात है, एक जज को उसका काम आवाम को कौम को नजर भी आना चाहिए, तो उनको बलूचिस्तान से उनकी आवाम के हकूक के ऊपर लेना चाहिए था। क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम जो है वो खासतौर पर इसलिए भी परेशान है क्योंकि अब तो वफाकी हुकूमत वैसे काम कर रही है, लेकिन वो सिंध हुकूमत से बलूचिस्तान हुकूमत की और वहां बलूचिस्तान की इंतजामिया आवाम तंग है। वो आप पूछेंगे सिंध हुकूमत से क्यों तंग है, उनको तो वफाक से नाराज होना चाहिए। सिंध हुकूमत से इसलिए नाराज है कि सिंध 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 जो वफाक से पानी
की सप्लाई का, पानी की फराहमी का जो रोनर होता है, जो वफाक सिंध को पानी देता है, पानी फिर सिंध से बलूचिस्तान में जाना होता है, वो बलूचिस्तान की हुकूमत पानी, बलूचिस्तान की हुकूमत को काफी सारे इलाके ऐसे हैं जो बलूचिस्तान की आवाम को पानी नहीं मिलता, सिंध की आवाम और सिंध के वडेरे रास्ते में रोक लेते हैं, यानी कि सिंध की आवाम, बलूचिस्तान की आवाम का हक सिंध हुकूमत मार रही है वहां। जैसे काजी फैज ईसा साहब को नोटिस लेना चाहिए था, और बलूचिस्तान की आवाम जो कि एक काफी इलाका बलूचिस्तान का जरखेज भी है, तो ये अगर जरी जमीन को ये पानी जाता दरिया सिंध का, तो जो उनका हक था, जो कानूनी और आईनी तौर पर उनका हक है, हिस्सा है, तो वो उनको मिलता, वो नहीं मिला, तो काजी फैज साहब उस पर नोटिस लेते, तो ना सिर्फ आवाम के दिलों में घर बनाते बनते, बड़ा होता कि बलूचिस्तान की गरीब आवाम को, जिन सिंध हुकूमत मार रही है, उनको हक दिलवाते। अच्छा, अब काजी फैज ईसा साहब जो है ना सर, माशाल्लाह, अगर वो किसी और को, कायद आज़म साहब के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद अगर किसी को रुतबा की तवक्को होती कि ऐसा मकाम या उनसे मिलता जुलता मकाम उनको मिलना चाहिए, तो फिर वो काजी फैज ईसा तवक्को रखते हैं कि उनको इस तरह का मकाम मिलेगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं आप वो मजाक कर रहे हैं। नहीं, सीरियस बात है सर, सीरियस बात है। देखिए, एक आम आदमी की, एक आम सहाफी की हाई कोर्ट के जज से क्या तवक्को हो सकती है? कम्युनिकेशन की कोई वजह तो नहीं हो सकती सर। मैं सैल हूं, आपके पास आता हूं, आप कानूनदान की हैसियत से एक आईनी पिटीशन दायर करते हैं, आपको जो आवाम का हक लेना है, लेकिन अगर कोई जज बराह रास्त किसी सहाफी से, किसी टुच्चे से अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे राब्ते में होगा, तो फिर आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि बाकी वो कानून और आइन की पासदारी के लिए वो सारे काम कर रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं, रियासत, अच्छा जिनसे बनता है, मतलब आपको, अगर कभी आप दरखास्त अच्छा, लेके जाते हैं, आप आप जिनको देखिए, पार्टीज बना के ले जाते हैं। बुनियादी तौर पर शाहिद साहब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान्ड एजेंडा है, ये मकसद इसका कुछ और था, ये सहाफत की आज़ादी का इशू था। अगर सहाफत की आज़ादी, आप कई दफा मेरे से गिला कर चुके हैं कि सहाफी तो यहाँ पर कितने कत्ल हो चुके हैं सिंध के अंदर, उसमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना जस्टिस काजी फैज ईसा ने, या किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर वो काम करने वाला था ये था। लेकिन एक बात जो मैं और बात बताऊं आपको, कानूनी तौर पर हमारी आपस में बात हुई, मैंने आपको कहा भी था कि असूली तौर पर आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। अगर कोई बेंच लेता भी है, तारीख चली आ रही है, रवायत चली आ रही है, वो चीफ जस्टिस को भिजवाता है, फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट बनता है। तो यहाँ यहाँ आप नहीं समझते कि जस्टिस काजी फैज या बाकी लोगों ने कोई हलफ तोड़ा है, या सारे मामले में उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जाती अनाथ था इसमें? सर, जाती अनाज की वजह से उन्होंने अपना जो इख्तियार था, वो अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, क्योंकि ये तजावुज वाला लफ्ज जो है वो आप लोग ही सिखाते हैं, तो इसलिए मैं आवाम को बताने की कोशिश वो कर फिर रहा हूँ कि प्रेस ये रिलीज की इख्तियारात का बात नहीं कर रहे थे तजावुज किया आप? है एक जज। सर वो आगे चल के बताता हूँ, वो उसी तरह मैं जा रहा था, तो आपने बीच में रोक दिया। कायदे आजम सानी अगर बनते तो फिर काजी फैजी था, तवक्को कर रहे थे कि वो बनेंगे। उसमें एक तो उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है, जिसको रोक दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए, काजी फैजी के बाद भी अगर कोई वो करेंगे, ये इख्तियारात से तजावुज करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो चुका है। अच्छा, आज एक तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के हैं शायद कंबोयो साहब, उन्होंने, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज मौसूल हुई मीडिया के नुमाइंदों को, जिसमें लिखा हुआ है कि काजी फैजी से साहब की अहलिया को थायराइड हो गया है, वो ऑपरेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं कभी, तो उन्होंने कहा कि नो आइडिया डियर, ये जवाब आया कि नो आइडिया डियर, कहाँ जाना चाहते हैं ये नहीं पता। अच्छा, लेकिन उसमें खास बात ये लिखी हुई थी कि वो अपने खर्चे पे इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर जाएंगी, तो फिर तो बताना चाहिए था ना, या तो फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, या तो रोज एक सुबह शाम इनको प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि काजी फैज ईसा वो ये साहब ने, अपने उनकी अहलिया खर्चे ने तो क्या आपने, क्या अच्छा खाया, क्या ये पिया, यार आपने वो कितने अपने अपने अखराजात थे, और खर्चे पे कितने जाना सुप्रीम चाहती है कोर्ट के ना, या कितने कौमी खजाना से लिए। आपने अच्छा सवाल उठा दिया, अपने जी खर्चों जी में जी जाना चाहती जी। तो मनी ट्रेल तो दे रही थी वो वाली। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये, नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करनी ना सर, वो तो बात ही नहीं करना चाहते ना कि मनी ट्रेल पहले वाली नहीं देंगे, उसके बाद रोज क्या खाते हैं पीते हैं, क्या चीजें अवेल करते हैं, वो चीज नहीं बतानी, लेकिन इलाज के लिए बाहर जा रही है तो बता के जा रहे हैं कि हम अपने खर्चे पे जा रहे हैं, और ये भी नहीं बता रहे कि किस अस्पताल से इलाज होगा और कहाँ से इलाज होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सिचुएशन है। अब अगर करे बाल मात बेहतर हो, हम तो ये तवक्को कर सकते अच्छा, हैं सर। चले हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया। शहबाज शरीफ ये कराची में क्या करने आया है? फिर रोना धोना, वरना तो वो अपना शीन निकल रही है, भीम निकल रही है, मरियम टांगे मारती फिर रही है, और बेवकूफ बनाने की कोशिशें हैं। वो तो नजर आ गया कि ये तो करप्ट कौम का करप्ट टोला है, और बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब रास्ते तो तंग होते जा रहे हैं। क्या करने आए शहबाज शरीफ यार?
सर देखिए वैसे कहते हैं ना कि किसी का वजन जो है ना शेर या सवा शेर हो ना तो काफी वजनी आदमी शो होता है, या पार्टी या कोई ओहदा जो है सवा शेर के बराबर हो तो उसको कहते हैं कि काफी पावरफुल है। अब नून लीग चूंकि पाव डेढ़ पाव की पार्टी रह गई है पंजाब में, और उसके बाद फिर जैसे वफाक में तो बात होती है कि वो नून और शीन की, लेकिन अगर सिंध की बात करें सर, मैं आपको बिल्कुल हल्फिया कह सकता हूं कि वो अले बे पे नून के दाल दाल तक चले गए सर, क्योंकि यहाँ इतने धड़े बंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते नून लीग की। वैसे पौ सवा पौ की पार्टी है और फिर उनकी धड़े बंदी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 8 से 10 धड़े हैं नून लीग में। और उसके बाद जैसे मुफ्ता इस्माइल का अपना ग्रुप है, निहाल हाशमी का अपना ग्रुप है, अली अकबर गुजर का अपना ग्रुप है, साबिक गवर्नर जो जुबैर मोहम्मद जुबैर साहब है उनका अपना, इस तरह छोटे मोटे तकरीबन धड़े हैं। अच्छा हुआ यह है कि 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने हैं। जनरल सेक्रेटरी मुफ्ता इस्माइल साहब हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जाता है ना कि वो एटीएम में बहुत सारे लोगों के, तो मुफ्ता इस्माइल साहब सिंध के एटीएम थे नून लीग के। NA 249 का इंतखाब हुआ था, इंतखाबात हुए तो उन्होंने सारा खर्चा कैंपेन से लेके इंतखाबात वाले दिन और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन से लेके हाई कोर्ट तक जितना भी अखराजात हुए, उनका कहना है कि वो उन्होंने अपनी जेब से भरे, नून लीग ने कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर नून लीग का कोई भी लीडर, बड़ा लीडर जब सिंध की तरफ रुख करता है तो फिर काजी मुफ्ता इस्माइल साहब का जो एटीएम है वो निकल आता है, उसके बाद सारे अखराजात, रिहाइश, आगे पीछे खर्चा सारा वही भरते हैं। तो अब वो तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह वो पार्टी उनसे एक्सपेक्ट करती है या फायदे लेती है तो फिर इनकी मनमानी भी होगी, लेकिन मनमानी यहाँ के कारकुनों ने नहीं होने दी। जो इंतखाबात होने कंटोनमेंट बोर्ड के, तो उसमें तोड़ फोड़ हुई, इनके बैनर्स पैनाफ्लेक्स फाड़े गए, इनकी तस्वीरें फाड़ी गई। नून लीग का एक ही दफ्तर है यहाँ पर कारसाज पे, तो काफी तोड़-फोड़ हुई। उसके बाद फिर गालाम गलौच हुई, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की गई थी। उसके बाद इन्होंने लिखा था अपनी जो ये कौमी सतह की लीडरशिप है, उनको खत लिखा था कि भाई ये लोग हैं हमले में मुलविस, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उसमें साद रफीक साहब, एहसन इकबाल रस्तू साहब और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब समेत 5 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने तयन किया कि ये कसूरवार हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अरस्तू साहब, साद रफीक साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब आगे आए और उन्होंने कोशिश की नुकसान हो जाएगा। वैसे होता भी हमेशा नुकसान है क्योंकि यहाँ अवामी सतह पर मकबूल नहीं है नून लीग कराची में। तो इसलिए अब अगर किसी को पार्टी से निकालते हैं तो काफी मुश्किल होगी। तो फिलहाल ये मामला मौखर करते हैं, यानी कि लोगों को पार्टी से निकालना नहीं है। उस बात पे मुफ्ता इस्माइल साहब हो गए नाराज और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया। इस्तीफा भिजवा दिया लेकिन अब तक मंजूर नहीं हुआ। लेकिन जो शहबाज शरीफ है वो इसलिए आया कि एक तो 9 अगस्त को, 29 अगस्त को इनका जलसा होना है पीडीएम का, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा सर, आपकी नजरें होनी चाहिए उस पे, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी थी तो आपको कुछ हल्ला गुल्ला प्रोटोकॉल सारा कुछ नजर आया था, जिसमें मरियम का भी आपने हल्ला गुल्ला देखा था। तो अब वो पीपल्स पार्टी पीडीएम चूंकि है नहीं, अब वो शेर सवा शेर वाली पार्टी भी कोई नहीं है जिसका आपको लोग अवाम पीडीएम के जलसे में नजर आए। तो फिर शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे किसी के हाथ पांव पकड़ें ताकि वो जलसा किसी तरीके से इनका जो पीडीएम का होना है उसको कामयाब करें, क्योंकि मरियम भी आउट हो चुकी है जलसे में शिरकत करने के लिए। 29 अगस्त का जो कराची में पीडीएम का जलसा होना है उसमें मरियम नहीं होगी, बल्कि जो कमांड होगी उस दिन शहबाज शरीफ के पास होगी। तो वो पार्टी को भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको मनाया जाए और पीडीएम का जो जलसा होना है उसको भी कामयाब किया जाए। फिर जो जीडीए के लोग हैं जो और सियासी रहनुमा, उनसे मुलाकातें भी की जाए। तो ये उनका मामला शेड्यूल है, लेकिन जलसा भी काफी इनका डामाडोल नजर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं है। पिछली दफा पीपल्स पार्टी की वजह से काफी रश हमने देखा था, वो भी हल्का फुल्का था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ना होने के बराबर होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, तीनों बातों में आपने कोशिश की है कि क्लैरिटी के साथ, जो कि कराची में हल्ला गुल्ला कुछ ज्यादा चीजें थी और सहाफी होने के नाते जस्टिस काजी फाइजा में बात करना जरूरी थी। इजाजत चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।